Dear students of class 10th, yesterday I had described the topic anaerobic respiration and aerobic respiration. I hope that all you have understood my topic in the video. Today I am describing a very important thing, that is the comparison of anaerobic respiration and aerobic respiration as in tubular form. आज हम एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन का एक टेबुलर स्ट्रक्चर देख करके और उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, है ना। कंपैरेटिव स्टडी करना, एनारोबिक रिस्पायरेशन का क्या फीचर्स है और एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या फीचर्स है। तो ये बोर्ड पर यह लिखा हुआ है, जरा हम लोग इसको देख। पहला है इस टॉपिक में फीचर्स, मतलब कौन कौन से इसमें फीचर या क्या इसका कैरेक्टर है। तो नंबर 1 हम क्या देख रहे हैं, पहला हो गया फीचर्स, दूसरा है टाइप ऑफ रिस्पायरेशन एनारोबिक, और इसमें क्या है एरोबिक। देख लिया हूं, एक हुआ फीचर, दूसरा एनारोबिक रिस्पायरेशन, तीसरा एरोबिक रिस्पायरेशन। तो देखिए सबसे पहला है, दोनों ही रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की क्या उपस्थिति या अनुपस्थिति है, किसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट्स है और किसमें नहीं है। तो क्या देखे, नंबर 1 पहला फीचर जो हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन जब होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम सबों ने पहले भी पढ़ा, बहुत सारे इसके उदाहरण है। फिर है लोकेशन इन सेल्स, हालांकि चाहे वो एरोबिक रिस्पायरेशन है, वो एरोबिक रिस्पायरेशन है, वो होता ही सेल में, लेकिन सेल में ही पार्ट, सेल के अंदर रचनाएं, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, उसको सेल और ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इसका लोकेशन क्या है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन यह कोशिका के सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। हम सभी सेल स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, सेल के जो बाउंड्री है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर सेमी लिक्विड सब्सटेंस और तरल पदार्थ, है ना, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है, अर्थात अनऑक्सीजोशन जो है, वह कहाँ पर कंप्लीट होता है, वह कोशिका द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। वहीं दूसरी ओर हम एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट देखते, किस स्थान पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग निश्चित रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़े होंगे क्लास 9th में, सेल स्ट्रक्चर में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, यह दोहरी झिल्ली वाली एक रचना है, और जिसके अंदर बहुत सारी मतलब की रचनाएं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करता है,
इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे एनर्जी जनरेट होता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का सेल का पावर हाउस कहते हैं। और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पूछता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, या विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन से सेल ऑर्गेनल कोशिका का पावर हाउस है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का साइट क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझिए दो बात, एक तो हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात हमने किया, या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स की बात किया। फिर इसके लोकेशन की बात हो गई, जो कहाँ होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ होता है। स्पष्ट समझ गए, हमको अंडरस्टैंड करना, दिमाग में रखना। फिर है इन प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का मतलब होता है अंत उत्पाद। जैसा कि हमने एनोटेशन के केस में पढ़ा है, क्या कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब अंतिम पाचन या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का अंतिम उत्पाद क्या। तो हम लोग पढ़े द इन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज ग्लूकोज, एंड द प्रोटीन डाइजेशन, द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज एमिनो एसिड। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, वह चाहे इन प्रोडक्ट अर्थात अंतिम उत्पाद। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो अंतिम उत्पाद है वह क्या है, लैक्टिक एसिड। जैसा कि हम जानते हैं लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन एटम कंपाउंड मॉलिक्यूल। और यह कहाँ पर, तो लैक्टिक एसिड इन एनिमल्स मसल सेल्स, ये जानवरों के मसल सेल्स मतलब पेशी कोशिकाओं में होता है। और ये कब होता है, जब कहता है हैवी एक्सरसाइज और हैवी दौड़, रनिंग में क्या हो जाता है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए वह नहीं मिल पाता है जानवरों को या ह्यूमन बींग्स को। तो क्या होता है, यह जो हमने पढ़ा कि ग्लूकोज मतलब टूट करके पायरुवेट बनाता है, तो पायरुवेट क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो इन प्रोडक्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या हो गया, एक हो गया लैक्टिक एसिड इन एनिमल मसल सेल्स। कहाँ पर बनता है, एनिमल मसल सेल्स में होता है। एंड इट इज ए कैजुअल कंडीशन, ये कैजुअल कंडीशन है, आकस्मिक यह स्थिति है। दूसरा है इथेनॉल एंड CO2। क्या बनता है, दूसरा एंड प्रोडक्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, इथेनॉल एक अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ईस्ट में भी बनता है। यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है कि एक जो पाथवे है वह ईस्ट में, जो फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में। तो फर्मेंटेशन के पश्चात क्या होता है, पायरुवेट का वह ब्रेक करके इथेनॉल एंड CO2 बनाता है। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड, और इस तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये दोनों क्या हो गया, इन प्रोडक्ट है ना, ये इन प्रोडक्ट है, ये इन प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दीज आर द इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन का ये क्या है, इन प्रोडक्ट। वही फिर ऑक्सीजन में आते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो इसका इन प्रोडक्ट हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कल पढ़ा था, है ना, वीडियो में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स बनते, और फिर ये जल बनता। तो ये बोथ दिस टू आर द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ये एरोबिक रिस्पायरेशन का इन प्रोडक्ट है। लेकिन दोनों ही क्रियाओं में क्या है, रिलीज होता है, एनर्जी का रिलीज होता है ना, एनर्जी मुक्त होते। तो ये हो गया इन प्रोडक्ट की बात हमने किया।
पुनः याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक एसिड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इन प्रोडक्ट of anaerobic respiration. You must have remembered this. And CO2 and H2O are the end product of aerobic respiration. है ना? इस तरह से ये बातें हो गई। अब आइए एनर्जी रिलीज। एनर्जी जो रिलीज होता है हम सभी जानते हैं। एनर्जी जो भी रिलीज हुआ, चाहे वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है, चाहे वो एरोबिक रिस्पायरेशन है, एनर्जी एटीपी अणु के रूप में, एटीपी मोलिक्यूल के रूप में वो क्या होता है, संचित हो जाता है सेल में। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में कम एनर्जी बनते हैं, मुक्त होता है, लेस एनर्जी, और ये एनर्जी एटीपी के रूप में, अर्थात 2 एटीपी हम यहाँ पर देखते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी का क्या होता है, लाभ होता है सेल को। हम ऐसा ही बोलेंगे कि इन एनारोबिक रिस्पायरेशन 2 एटीपी आर गेन्ड बाय द सेल। सेल के द्वारा क्या है, 2 एटीपी का लाभ होता है ना। कब? 2 एटीपी पर मॉलिक्यूल, है ना। क्या है, ग्लूकोज के पर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज के पार्शियली ऑक्सीडेशन के बाद 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी का लाभ होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में, याद रखेंगे। और हमने पहले भी बताया कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी में चाहे 3 फॉस्फेट है ना है, इसलिए इसका नाम एटीपी हो गया। और तीसरा जो फॉस्फेट होता है वह क्या है, टर्मिनल फॉस्फेट होता है। उसके हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या होता है, एनर्जी मुक्त होता है एटीपी से। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन we are seeing here 36 ATP per glucose molecules have generated। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में जो भी ऊर्जा है ना निष्कासित होता है, ऊर्जा का विमोचन होता है, वह ऊर्जा कितने 36 एटीपी में है ना जमा हो जाता है। यानी सेल को 36 एटीपी का है ना गेनिंग होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। स्पष्ट आप समझेंगे, 2 एटीपी एनारोबिक रिस्पायरेशन में और 36 एटीपी एनारोबिक रिस्पायरेशन में, और दोनों मिलाकर के क्या हो गया 2 + 36 यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड बाय द सेल इन 1 सेलुलर रिस्पायरेशन। एक कोशिकीय शोषण में है ना 38 अणु एटीपी का गेनिंग होता है। स्पष्ट समझेंगे इस बात को और दिमाग में रखेंगे। तो ये हो गया एटीपी की बात हमने किया, ऊर्जा की बात हमने की। तो किसमें कम ऊर्जा बनता है, किसमें अधिक ऊर्जा बनती है। इस तरह से हम क्लियर कट समझ गए कि 2 एटीपी गेन्ड इन एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। और कौन गेन करता है, तो सेल गेन करता है। चलिए, तो कुल हो गया 38 अणु एटीपी का गेनिंग होता है सेल के द्वारा। अब आइए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस तरह के ऑर्गेनिज्म में किस तरह के रिस्पायरेशन होते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह जो क्रिया है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, यह ईस्ट में होता है। इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, फर्मेंटेशन करता है। और कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिक, जैसा कि हम जानते हैं गोबर गैस इत्यादि जो बनता है ना, या फिर डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का और उससे गैस बनते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया काम करता है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन वह क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट है, और कुछ बैक्टीरिया है जिसमें ये होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन ये क्या है, बल्क रिस्पायरेशन
यह मोस्ट ऑफ द प्लांट, जितने भी प्लांट है लगभग 100 में होता है, और जितने भी जानवर फ्रॉम स्मॉल टू लार्जर, है ना, यूनिसेलुलर टू मोर कम्प्लेक्स एनिमल, इन ऑल द एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस। सबों में क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अधिकांश पौधों और जानवरों में क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और हम लोग भी क्या है? एरोबिक। हम लोग भी टेरेस्ट्रियल है, और एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं हवा में, और हम लोगों में भी क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो ये हो गया किस ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसको आपने स्पष्ट समझा। अब आइए स्पीड ऑफ का प्रोसेस। ये जो क्रियाएं होती है, रिएक्शंस होते हैं इसमें, क्या क्रिया एनारोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया या फिर एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया, दोनों में कौन फास्टर होता है, कौन अधिक तीव्र गति से होता है, और कौन जो है धीमी गति से होता है? तो देखते हैं हम यहाँ इस चार्ट में, टेबल में है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की जो दर है वह क्या है? फास्टर है, शीघ्रता से तेजी से हो जाता है। और वही एरोबिक रिस्पायरेशन इसके कंपैरेटिवली क्या स्लोअर होता है, धीमी गति से होता है। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन धीमी गति से होता है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है यह तीव्र गति से, द्रुत गति से होता है। फिर आया देखते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो श्वसन में वैसे तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है, हमारा न्यूट्रिएंट्स कल भी बताया हूँ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, तीनों का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। लेकिन खास करके यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज पर फोकस कर रहे हैं। तो ग्लूकोज क्या है? एज ए सबस्ट्रेट, है ना, ये सबस्ट्रेट जो ब्रेक डाउन करता है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, अर्थात ग्लूकोज आंशिक टूटते, पार्शियली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन एनारोबिक रिस्पायरेशन, है ना। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का विखंडन आंशिक होता है, अर्थात इनकम्प्लीट होता है, अर्थात अपूर्ण विखंडन होता है। वहीं एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो है वह कंप्लीटली, है ना, ब्रेक डाउन होता है, नहीं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, यानी संपूर्ण ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल है वह ब्रेक डाउन कर जाता है, टूट जाता है, या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये देख लिया, एक में इनकम्प्लीट होता है, दूसरे में कंप्लीट होता है। अब है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब हुआ विषैलापन, है ना। टॉक्सिक अवस्था मतलब विषैला अवस्था पदार्थ, यानी टॉक्सिसिटी का और ब्रैकेट में दिया बाय प्रोडक्ट। तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है सक उत्पाद। अगर फैक्ट्री में कोई प्रॉपर चीज हम बनाते और उसके साथ साथ कुछ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी जमा हो जाते, निकल आते, तो वह क्या कहलाता है? बाय प्रोडक्ट कहलाता है। हमारे शरीर में भी क्या होता है? बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते। फिर हम देखते हैं जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भी क्या होता है? ग्लूकोज या मिल्क प्रोडक्ट होता है, और वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वह बाय प्रोडक्ट्स के रूप में होता है। वह सह उत्पाद कहलाता है। बनना नहीं था, लेकिन वह साथ साथ में बन जाता है मेन प्रोडक्ट का। तो यह टॉक्सिक भी होता है इसमें, चाहे टॉक्सिक। हम देखते हैं कि एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो बाय प्रोडक्ट्स है, जैसे लैक्टिक एसिड है और इथेनॉल है, अल्कोहल, ये क्या टॉक्सिक है, ये विषैला पन है इसमें, है ना। वही
एरोबिक रिस्पायरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है ना, वह क्या है? नॉन टॉक्सिक, अर्थात इसमें कोई है ना टॉक्सिसिटी नहीं है, विषैलापन नहीं है। यह कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इन प्रोडक्ट है, सॉरी बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट में टॉक्सिसिटी की क्या स्थिति है? तो एरोबिक रिस्पायरेशन के जो बाय प्रोडक्ट है वह टॉक्सिक होते हैं, और जो एरोबिक रिस्पायरेशन के बाय प्रोडक्ट है वह क्या है? नॉन टॉक्सिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस तरह से इस टेबल के द्वारा आप एक स्पष्ट, है ना, इस टेबल के द्वारा आप एक स्पष्ट अंतर या तुलना हम देख रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। इस टेबल को आप, टेबुलर फॉर्म को आप जरूर ही समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपको लाभ पहुंचाने वाला है। हम यदि किसी भी पाठ को, किसी भी टॉपिक को, साइंस के किसी भी इवेंट्स को अगर हम उसको डिस्कार्ड करते, अपने में नहीं जोड़ते, आत्मसात नहीं करते, तो वह कहीं ना कहीं हमको वह घटा देता, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जो चीज साइंस में आता है सामने, चाहे कहीं भी आता है, इट इज नॉट नीडेड फॉर द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय मी, है ना। एनीवेयर यू कैन ऑब्टेन द मटेरियल ऑफ साइंस दैट आर वेरी नीडेड टू यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए साइंस की जो बात है वह बिल्कुल, है ना, चाहे लाभ देने वाला है और हेल्पफुल है। अभी हमने देखा कई जगह ये बड़ा मध्य स्थिति बन जाता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितना एटीपी बनता है, हर जगह ये वेरी कर रहा है। जी नहीं, आपको एकदम डेफिनेटली इस बात को रखना है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में 36 एटीपी मॉलिक्यूल ही, है ना, उसमें गेन होते हैं, और एनारोबिक में 2 एटीपी मॉलिक्यूल गेन होते हैं। तो टोटल वन सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या है? 38 एटीपी मॉलिक्यूल का गेन होता। और एटीपी क्या हो गया, है ना, हम दूसरे ये बताएंगे वीडियो में। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ये फिर बनता कैसे और ये टूटता कैसे है, इसको एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं इस वीडियो में, और आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, मेरा विशेष आग्रह है, और साथ ही इसको अपने मस्तिष्क में बनाए रखिए, ताकि आपको हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपको लाभ पहुंचाएगा। हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे का मौका दीजिए। धन्यवाद।